बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लैंड एक्विजिशन एक्ट हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। इसमें कल जो लास्ट एक टॉपिक हमने किया था सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 12 तक हमने पढ़ा था, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि लैंड को कैसे एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट। पब्लिक पर्पस अगर होगा तो नोटिफिकेशन से लेके अवार्ड तक हमने कल सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। आज नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, दैट इज़ matters to be considered by court while determining compensation। कि कोर्ट ने जब कंपनसेशन डिसाइड करनी है, यानी कंपनसेशन से मुराद वो अमाउंट है जो कि उन लोगों को मिलनी है जिनकी लैंड एक्वायर है। अब अगर मामला कोर्ट के पास गया और कोर्ट ने कंपनसेशन डिसाइड करनी है तो किन किन चीज़ों को कोर्ट कंसिडर करेगी, सामने रखेगी व्हाइल डिसाइडिंग कंपनसेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसका जो रेलिवेंट सेक्शन है that is section 23 of Land Acquisition Act। तो टॉपिक कोई बहुत लेंथी नहीं है हमारा, डायरेक्टली इसको स्टार्ट करते हैं। मैटर्स टू बी कंसिडर्ड से ही शुरू करूंगा इसको मैं। तो पहली सबसे जो चीज़ है, सेक्शन पूरा नहीं अलग से पढ़ रहा, तो हमारी बातें सारी इसके अंदर आ जाएंगी टॉपिक के। जो सबसे पहली चीज़ है जो मैटर्स जो कोर्ट कंसिडर करेगी, नंबर 1 इज मार्केट वैल्यू। व्हाट इज मार्केट वैल्यू? अगर हम लैंड एक्विजिशन एक्ट को देखें तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर मार्केट वैल्यू डिस्कस नहीं हुई। मार्केट वैल्यू जनरली हम उस अमाउंट को कहते हैं जो एक सेलर अपनी किसी प्रॉपर्टी के लिए लेने को तैयार होता है किसी बायर से। अब मार्केट वैल्यू अगर असेस करनी है कोर्ट ने, यानी कोर्ट ने ये अंदाजा लगाना है कि इस प्रॉपर्टी या इस एरिया के अंदर ये जो प्रॉपर्टी सेल हुई, ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट, इसकी मार्केट वैल्यू इस एरिया में क्या है, तो उसके डिफरेंट तरीके हैं। जो भी वहाँ पे प्रीसीडिंग कुछ सेल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं वो उन सेल्स के रिकॉर्ड से असेस किया जा सकता है। जो एक रेट किसी एरिया के लिए डिटरमिन किया गया होता है, मिनिमम रेट कि पर मरला इतना रेट है ज़मीन का, उससे असेस किया जा सकता है। यानी इन चीज़ों को सामने रखते हुए कोर्ट मार्केट वैल्यू असेस कर सकती है। और जब भी गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करेगी, जो कंपनसेशन उस शख्स को मिलनी है वो मार्केट वैल्यू के रेट से कम नहीं होनी चाहिए। यानी मिनिमम जो रेट होगा जिस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा, दैट विल बी दी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को कंसिडर करेंगे और उससे उतना रेट या उससे ज़्यादा रेट जो है वो उस शख्स को जिसकी लैंड एक्वायर हो रही है उसको पे किया जाएगा, उससे कम रेट उसको नहीं दिया जा सकता। नंबर 2, damage sustained by cutting standing crops and trees या by taking off standing crops and trees। अब अगर वो जो लैंड एक्वायर की जा रही है उसके ऊपर उस शख्स की कोई फसल लगी हुई थी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या वहाँ पे उसके दरख्त थे, तो फसल का जो रेट होगा वो रेट उसको उसकी कंपनसेशन के अंदर पे किया जाएगा। वहाँ पे अगर दरख्त थे तो दरख्तों के लिहाज से जो रेट बनता है वो उसको कंपनसेशन में पे किया जाएगा। अगर फलदार दरख्त होंगे तो रेट ज़्यादा होगा, खुदरो दरख्त है तो रेट थोड़ा सा कम होगा। फिर उसके अंदर असेसमेंट आ जाती है, वो नेचर ऑफ ट्रीज के लिहाज से, वो लकड़ी की क्वालिटी क्या है उसके लिहाज से,
वो इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए कंपनसेशन के अंदर वो अमाउंट ऐड की जाएगी जो उस फसल की थी या जो वहां पे दरख्त थे उनकी। नेक्स्ट नंबर 3 इसके अंदर है जी damage sustained by reason of severance। severance कहते हैं जी अलैदगी को। ओके, अब अगर एक शख्स की एक लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, जिसका कुछ हिस्सा जो है वो आप कह लें ज़रख़ेज़ है और कुछ हिस्सा जो है उसका बंजर है। अब अगर कोर्ट अगर गवर्नमेंट उस लैंड को एक्वायर कर रही है और उस हिस्से को एक्वायर कर लेती है कि जो हिस्सा उसका ज़रख़ेज़ है, जिसके ऊपर उसकी फसल होती है, और छोड़ देती है उस हिस्से को जो हिस्सा उसका आप समझ लें कि बंजर है या डेजर्ट है, कोई जहाँ पे उसकी कोई फसल वगैरह नहीं हो सकती। तो अब जो हिस्सा उसका ज़रख़ेज़ था वो हिस्सा एक्वायर होने की वजह से जो उसकी वैल्यू थी, जो बंजर ज़मीन है उसकी, वो मज़ीद डिमिनिश हो जाएगी, वो मज़ीद कम हो जाएगी उसकी मार्केट वैल्यू। उसके ऊपर शायद जो पहले उसको रेट, वो अगर पूरी ज़मीन बेचता तो शायद रेट ज़्यादा मुनासिब मिलता, शायद उसकी बंजर ज़मीन के ऊपर भी उसको रेट ज़्यादा बेहतर मिल जाता। अब चूंकि उसकी ज़रख़ेज़ ज़मीन एक्वायर कर ली गई, पीछे जो छोड़ दी गई ज़मीन वो उसकी बंजर ज़मीन है, तो फिर वो जो कमी आई उसकी जो लैंड छोड़ दी गई, जो अलैदगी सेवेरेंस की वजह से जो उसकी मार्केट वैल्यू में जो लैंड छोड़ी गई, जितनी कमी आई, उस कमी को भी असेस करके कंपनसेशन में उसको पे किया जाएगा। यानी अगर इसकी एग्जांपल रख लें तो यही एग्जांपल आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं कि ए जो है उसकी लैंड एक्वायर हो रही है और दैट लैंड कंसिस्ट ऑफ अ कंप्लीट पोर्शन, जिसमें आधी जमीन जो है उसके ऊपर उसकी क्रॉप्स वगैरह हैं जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, फर्टिलाइज, और आधी जो है दैट इज अ पोर्शन ऑफ डेजर्ट। अब गवर्नमेंट ने एक्वायर कौन सी लैंड की? विद क्रॉप्स, फर्टिलाइज, ज़रख़ेज़ ज़मीन उसकी एक्वायर करी। छोड़ कौन सी दी? डेजर्ट वाला एरिया या बंजर जिस भी लिहाज से था वो एरिया उसका छोड़ दिया। अब अगर ये कंप्लीट पोर्शन ऑफ लैंड या पीस ऑफ लैंड इस शख्स के पास हो और ये इसको बेचे, तो ज़रख़ेज़ ज़मीन की वजह से इसको ये डेजर्ट वाली या बंजर ज़मीन, अनफर्टिलाइज ज़मीन की भी शायद रेट ज़्यादा बेहतर तरीके से बेहतर मिल जाए मार्केट के अंदर। लेकिन चूंकि फर्टिलाइज या क्रॉप्स वाला एरिया गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, तो ये जो डेजर्ट वाला एरिया था इसकी मार्केट वैल्यू मज़ीद कम हो जाएगी। अब वो जितनी कमी आई, जितनी डिमिनिश हुई, जितनी उसकी वैल्यू कम हुई, वो भी असेस करके इस शख्स को पे की जाएगी जिसकी लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर की। नेक्स्ट 4th पॉइंट है जी हमारा इसमें damage sustained by acquisition affecting other property injuriously. Damage sustained by acquisition affecting other property injuriously. कि जहां पे गवर्नमेंट ने कोई लैंड एक्वायर की और उस एक्विजिशन की वजह से उस शख्स को किसी, यानी एक पीस ऑफ लैंड उसका एक्वायर कर लिया गया और एक पीस ऑफ लैंड उसका छोड़ दिया गया। जो पीस ऑफ लैंड छोड़ दिया गया
दैट पीस ऑफ लैंड उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी उसको नुकसान पहुंचा, यानी जो काम उस पीस ऑफ लैंड पे एक्वायर्ड पीस ऑफ लैंड की वजह से वो शख्स कर पाता था, अब वो नहीं कर पाता। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो फिर जितनी प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी वो भी वो शख्स क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास एक पीस ऑफ लैंड है जी, आधे के ऊपर उसने 100 मशीन लगाई हुई है और आधे के ऊपर उसने जंगल या ट्रीज लगाए हुए हैं। दिस इज इंटरकनेक्टिव बिजनेस जो वो रन कर रहा है अपने उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर। यानी एक के ऊपर उसका आरा लगा हुआ है जहाँ पे वो लकड़ी की चराई कटाई वो सारा उसका काम चल रहा है, और दूसरी तरफ उसने वहीं पे दरख्त उगाए हुए हैं। अब वही दरख्त वो यूटिलाइज कर रहा है अपने उस 100 मशीन या जो भी उसका बिजनेस कनेक्टिव चल रहा है उसके हवाले से। अब अगर गवर्नमेंट ये पीस ऑफ लैंड एक्वायर कर लेती है तो ये जो इसका रिमेनिंग काम है दिस विल बी इफेक्टेड इंजूरियसली, इसको नुकसान पहुंचेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी पे नुकसान पहुंचेगा। या अगर ट्रीज वाला कर लिया 100 मशीन वाला पीछे रह गया, यानी वो जो इंटरकनेक्टिव बिजनेस है उस शख्स का जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो रन कर रहा है, अब उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब वो जितना उसको लॉस पहुंचा ये सारी सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से, या जितना इंजूरियसली उसको नुकसान हुआ वो उसकी वो लैंड एक्वायर होने की वजह से और कोई पीस ऑफ लैंड पीछे बचने की वजह से, वो भी असेस करके उसको कोर्ट पे करवाएगी कंपनसेशन की मद में। नेक्स्ट नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट पे चलेंगे। Number 5 जी, person interested compelled to change his residence or business। जो इंटरेस्टेड शख्स है, इंटरेस्टेड पर्सन से मुराद यहाँ पे वो शख्स है जिसकी लैंड एक्वायर। अब जिस शख्स की लैंड एक्वायर हो रही है, अगर उसको कंपेल किया जाता है ड्यूरिंग दिस एक्विजिशन कि वो अपनी रेजिडेंस या बिजनेस चेंज करे, तो उसके जितने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस उसके ऊपर आएंगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस भी उसको कंपनसेशन के अंदर पे किए जाएंगे। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस समझने के लिए एक एग्जांपल रख लेते हैं। एक शख्स की A has a factory, owns a factory, उस फैक्ट्री का टोटल ये एरिया है। अब इस एरिया के अंदर हाफ ऑफ द लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली या गवर्नमेंट एक्विजिशन के लिए उसके ऊपर आ गई। रिमेनिंग ये फैक्ट्री का एरिया उसका बच गया। अब इसके ऊपर ही कैन नॉट रन अ फैक्ट्री क्योंकि एरिया कम हो गया, उसकी मशीनरी सारी वहां पे इंस्टॉल नहीं हो सकती। अब इस सिचुएशन में ए को किसी नई जगह के ऊपर ये पूरे का पूरा सेटअप शिफ्ट करना है। अब ये जो सेटअप शिफ्ट करना है और जाके किसी नई जगह के ऊपर उसको ये सारा कुछ इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर जो उसके इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस भी उसको कंपनसेशन में पे किए जाएंगे और वो सारे एक्सपेंसेस कंपनसेशन की मद में लेने का हकदार है और अदालत उसको पे करेगी। ये फिफ्थ पॉइंट था जी हमारा। सिक्स्थ पे चलेंगे।
ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डैमेज सस्टेन फ्रॉम डिमिनिशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ लैंड। देखिए कल हमने बात की थी सेक्शन 4 का जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो वो लोगों को पता चल जाएगा कि ये लैंड अब गवर्नमेंट एक्वायर करने लगी है और ये लैंड अब गवर्नमेंट की एक्विजिशन में चली जानी है। अब सेक्शन 4 के नोटिफिकेशन से लेके टिल द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड या टिल द टाइम ऑफ अवार्ड, वहां पे कोई भी शख्स किसी भी तरह से अगर ज़रूरी रकबा है तो फसल नहीं उगाएगा, अगर कोई और काम, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी टाइम आके वो लैंड एक्वायर कर सकती है, अगर कोई और काम वहां पे वो कर रहा था जिससे उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम थी उस लैंड से, तो वो काम भी वो वहां पे करना रोक देगा। अब इस सिचुएशन के अंदर ये जितना नुकसान उसको 6 माह, 8 माह, 10 माह, 1 साल, ये जो भी टाइम पीरियड उसके ऊपर लगा एक्विजिशन कंप्लीट होने के ऊपर, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के ऊपर जो भी नुकसान उस शख्स को हुआ, अगर ज़रूरी रकबा एक फसल नहीं वहां पे उगा सका, 2 फसलें नहीं वहां पे उगा सका उस टाइम पीरियड के दौरान, तो वो जितना नुकसान, वो जो प्रॉफिट की मद में उस शख्स को आना था, फायदे की मद में उस शख्स को आना था, वो सारे का सारा नुकसान उसकी कंपनसेशन में उसको कोर्ट पे करवा सकती है। यानी कि जब सेक्शन 4 का प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसके बाद ये डिक्लेरेशन आ गई कि लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करने लगी है। अब उसके बाद वहां पे जो उस लैंड के ऊपर से उस शख्स ने फायदा हासिल करना था, चाहे फसल उगा के, चाहे किसी और लिहाज से, हमने आगे एग्जांपल्स लिखी हैं, 100 मशीन वगैरह, किसी भी लिहाज से जो भी उसका वहां से प्रॉफिट आना था, अब चूंकि वो उसने वहां पे काम करना छोड़ दिया, क्योंकि अगर फसल उसने उगाई तो किसी भी टाइम वो आ जाएंगे और आके एक्विजिशन प्रोसेस शुरू कर देंगे, लैंड एक्वायर कर लेंगे। अब उसने वो वहां पे अपने उस काम को रोक दिया। अब जितना उसके प्रॉफिट में कमी आई, जितना उस शख्स को नुकसान पहुंचा, तो वो नुकसान भी वो क्लेम कर सकता है, वो नुकसान भी उसको पे किया जाएगा while determining compensation। तो लास्ट इसके अंदर पॉइंट है हमारा अवार्ड ऑफ 15%। जो टोटल बेसिक मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू के ऊपर 15%, यानी टोटल मार्केट वैल्यू पे 15% एक्स्ट्रा पे करने की गवर्नमेंट पाबंद है और वो कंपनसेशन उस शख्स को कोर्ट दिलवाएगी। यानी अगर मार्केट वैल्यू किसी जमीन की फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है, तो अब मार्केट वैल्यू तो मिनिमम वो जो एक है स्टैंडर्ड, उसके मुताबिक जो वहां पे डील्स हो रही हैं, जमीन बिक रही है 1 लाख रुपए, अब उस 1 लाख रुपए के ऊपर 15,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा कोर्ट दिलवाएगी व्हाइल डिटरमिनिंग कंपनसेशन के ये उसकी लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर की, तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा 15% इसको दिया जाए। This is the principle of award of 15% on acquisition of land। ये किसी भी शख्स को, इंटरेस्टेड पर्सन को दिलवाया जाएगा। ये 15% इस ये जो पिछले हमने 4-5 ग्राउंड जोड़ पड़े इनसे हटके है, वो शायद किसी के लिए उनमें से कोई ग्राउंड अवेलेबल हो, किसी इंटरेस्टेड पर्सन के लिए, किसी इंटरेस्टेड पर्सन के लिए अवेलेबल ना हो। हर शख्स ने फैक्ट्री नहीं लगाई, हर शख्स का ज़राई रकबा नहीं है, हर शख्स की जंगल के साथ कोई 100 मशीन नहीं उसने इंस्टॉल की हुई, तो वो सिचुएशन के लिहाज से है, किसी की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, किसी की दूसरे पीस ऑफ लैंड को नुकसान पहुंच रहा है, किसी की एक पीस ऑफ लैंड दूसरे से अलग होने की वजह से उसको जो रिमेनिंग उसके पास पीस ऑफ लैंड बच रहा है उसकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है, यानी वो शायद किसी एक शख्स के पास, एक इंटरेस्टेड पर्सन के पास अवेलेबल हो, दूसरे के पास शायद ना हो। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं, मार्केट वैल्यू एंड अवार्ड ऑफ 15%, ये हर शख्स को मिलेगा, हर इंटरेस्टेड पर्सन को मिलेगा।
यानी मार्केट वैल्यू भी उसको पे की जाएगी डेफिनेटली, जिसकी भी लैंड एक्वायर हो रही है, और कोई ग्राउंड भी उसके पास अगर अवेलेबल नहीं है, ट्रीज वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये तो उसके पास अवेलेबल है, राइट है उसका कि उसको मार्केट वैल्यू मिले, तो मार्केट वैल्यू भी उसको पे की जाएगी, और उस मार्केट वैल्यू के ऊपर एक्स्ट्रा 15% उसको मार्केट वैल्यू का जो रेट है उसके ऊपर उसको पे किया जाएगा। ये बेसिक हर किसी का राइट है। उसके अलावा किसके पास कौन सा ग्राउंड इन ग्राउंड्स में से अवेलेबल है ये डिपेंड करता है, और जिसके पास जो ग्राउंड अवेलेबल होगा उस ग्राउंड के ऊपर एक्स्ट्रा कंपनसेशन वो शख्स क्लेम कर सकता है। ओके जी, नेक्स्ट एक मेन हेडिंग लिखेंगे हम, ये सारे ग्राउंड्स मेंशन करने के बाद, 7 ग्राउंड्स मेंशन करने के बाद, हेडिंग लिखेंगे जी मैंडेटरी प्रोविजन। मैंडेटरी प्रोविजन से मुराद जनरली क्या होती है? मैंडेटरी प्रोविजन किसी भी ऐसी प्रोविजन ऑफ लॉ को कहते हैं कि जिससे आप भाग नहीं सकते, फरार हासिल नहीं कर सकते। यानी जिस प्रोविजन को, जिस कानून को, जिस सेक्शन ऑफ लॉ को ये कह दिया जाए कि दिस इज मैंडेटरी प्रोविजन, उसको फॉलो करना हर पार्टी के ऊपर लाजिम है। यानी इस सिचुएशन के अंदर चाहे कलेक्टर है, चाहे कोर्ट है, चाहे इंटरेस्टेड पर्सन है, इन सब के लिए प्रोविजन मैंडेटरी प्रोविजन है। अब वो लोग आपस में, कलेक्टर कोई एग्रीमेंट करके इंटरेस्टेड पर्संस को उनका ये राइट खत्म नहीं कर सकता, ये साथ के साथ ग्राउंड्स उनके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। इसके ऊपर जजमेंट है जी PLD 1963 AJ के आजाद जम्मू कश्मीर पेज 62। इस जजमेंट पेज 26 सॉरी, इस जजमेंट के अंदर भी इसी बात को रीइंडोर्स किया गया है कि सेक्शन 23 लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो है इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। मैं वर्डिंग उसका जो जस्ट है वो पढ़ देता हूँ। प्रोविजन of section 23 can neither be ignored by collector or court, nor parties can override even by mutual agreement। इन प्रोविजन की खिलाफवर्जी ना तो कलेक्टर कर सकता है, ना कोर्ट कर सकती है, और ना ही पार्टीज के साथ कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट करके इससे फरार हासिल किया जा सकता है। यानी इसमें से ये 7 जो चीजें हैं, इनमें से जो ग्राउंड जिस पार्टी के पास अवेलेबल है उसको उसके लिहाज से कंपनसेशन पे की जाएगी। नेक्स्ट एक जजमेंट है जी, वो जजमेंट हेडिंग लिख के आप मेंशन कर सकते हैं PLD 1985 कोयटा 1। और इस जजमेंट के अंदर ये जो 7 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इन्हीं 7 पॉइंट्स को रीइंडोर्स किया गया है। इन्हीं 7 पॉइंट्स को कहा गया है कि कंपनसेशन जब भी ग्रांट की जाएगी तो ये 7 बेसिक पॉइंट्स जो कानून में लिख दिए गए हैं, ये 7 उस शख्स का, उस इंटरेस्टेड पर्सन का राइट है, और वो इनको एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है, और कोर्ट ने इनको कंसिडर करते हुए, कलेक्टर या कोर्ट ने उनको कंपनसेशन अवार्ड कर। तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 का पहला टॉपिक था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वो कौन कौन से मैटर्स हैं जिनको कोर्ट ने कंसीडर करना है व्हाइल डिटरमिनिंग कंपनसेशन। छोटा टॉपिक है, इतना ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है हमारा। पेपर में इसको अटेम्प्ट करने के लिए बेहतर ही है, जैसे मैं एग्जांपल्स आपको समझा रहा था, वो हर पॉइंट के साथ आप एग्जांपल्स वर्ड्स में लिखें, ताकि अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसकी लेंथ पूरी हो सके। ओके, तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया जी कि कौन कौन से मैटर्स हैं जिनको कोर्ट ने कंसीडर करना है। सबसे पहले हमने बात की मार्केट वैल्यू की, कि मार्केट वैल्यू को कंसीडर करेगी कोर्ट। अगर कोई उस शख्स की क्रॉप्स या ट्रीज काटे हैं तो उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर उसकी प्रॉपर्टी एक दूसरी प्रॉपर्टी से सिवेयर की गई, अलग की गई, तो जो मार्केट वैल्यू में कमी आई सिवेरेंस की वजह से जो प्रॉपर्टी पीछे बची, वो भी कंसीडर की जाएगी। उसके बाद हमने कहा
कि अगर उस शख्स की कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की या पीस ऑफ लैंड एक्वायर किया जिससे दूसरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, तो वो जो उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आई वो भी उसको पे की जाएगी। अगर किसी शख्स को कंपेल किया गया अपना बिजनेस या रेजिडेंस चेंज करने के लिए, तो जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस और दूसरी जगह अगर कोई मशीनरी वगैरह इंस्टॉल करनी है, वो भी उसको कंपनसेशन में उसको पे की जा सकती है। फिर हमने कहा कि सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन होने के बाद से जब, और सेक्शन 6 में जब डिक्लेरेशन आ गई इवन कि ये गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करने लगी है, उसके बाद से जितना भी उस लैंड की प्रॉफिट में कमी आई है, तो उसके बाद डेफिनेटली कोई वहाँ पे ना, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो कोई क्रॉप्स वगैरह वहाँ पे नहीं हो जाएगा, तो वो जो नुकसान हुआ उन लोगों का प्रॉफिट में कमी आने से, वो भी उसको पे किया जाएगा शख्स को। लास्ट बात हमने इसमें की कि अवार्ड ऑफ 15% कि जो भी ओरिजिनल मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर 15% का एक्स्ट्रा अवार्ड उस शख्स को पे किया जाएगा। यानी 1 लाख मार्केट वैल्यू है तो 1,15,000। तो जजमेंट्स डिस्कस हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे साथ ही चलूंगा जो इससे रेलेवेंट टॉपिक है, इंटरकनेक्टेड है, सेक्शन 24 matters to be neglected by court while determining compensation। तो अभी हमने पहले वो बातें पढ़ी कि जब कंपनसेशन अवार्ड करनी है, जब कंपनसेशन देनी है, तो किन किन चीजों को कोर्ट ने कंसीडर करना है। अब हम वो चीजें पढ़ेंगे कि जिन चीजों को कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी व्हाइल डिटरमिनिंग कंपनसेशन, जिनको कोर्ट इग्नोर कर देगी। चाहे कोई इंटरेस्टेड पर्सन इन चीजों में से किसी चीज का क्लेम भी करे, तो भी कोर्ट इसमें से कुछ इस पेराई में जो चीजें सेक्शन 24 में जो फॉल करेगी उसमें से कुछ अवार्ड नहीं करेगी। तो इसमें नंबर 1 इज डिग्री ऑफ अर्जेंसी। मुझे वक्त कम दिया गया, बहुत जल्दी में, तेजी से, स्विफ्टली मुझे कहा गया जी आप ये अपना एरिया खाली कर दें, मकान खाली कर दें, जमीन खाली कर दें, और मुझे उसके लिए टाइम पीरियड काफी नहीं दिया गया, इमरजेंसी में मेरे से सारा काम करवाया गया। दिस इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड जिसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिले। तो ये वो बातें हैं जिस पे आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन नहीं मिल रही। तो नंबर 1 क्या है जी? डिग्री ऑफ अर्जेंसी। ओके जी, नंबर 2 इमोशनल अटैचमेंट ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड। एक शख्स ये क्लेम करता है जी मेरी इस जमीन के साथ, जायदाद के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, तो मुझे उस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से एक्स्ट्रा कंपनसेशन पे की जाए। तो ये भी वैलिड ग्राउंड नहीं है एक्स्ट्रा कंपनसेशन क्लेम करने का। यानी एक शख्स कहता है जी कि मेरी तो आबाओ अजदाद से मेरे पास जमीन चली आ रही है, मेरे बाप दादा इस घर में रहे हैं, मैं घर नहीं देना चाहता है, दूंगा तो एक्स्ट्रा कंपनसेशन क्लेम करूंगा इसके ऊपर, तो ये वैलिड ग्राउंड नहीं है। किसी शख्स की प्रॉपर्टी के साथ अगर कोई इमोशनल अटैचमेंट है तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा कंपनसेशन पे नहीं की जाएगी। कंपनसेशन के जो ग्राउंड्स हैं मार्केट वैल्यू से लेके जो हमने 7th पॉइंट पढ़ा अवार्ड ऑफ 15%, हम सिर्फ उसके अंदर अगर कोई बात फॉल करेगी तो कंपनसेशन उसके हवाले से मिलेगी। किसी शख्स की इमोशनल अटैचमेंट के ऊपर उसको कंपनसेशन या इजाफी कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। डैमेज rendering
लायबिलिटी। तो एक प्रिंसिपल जरा याद करते हैं, एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा है डैमनम साइने इंजुरिया, ये आपने फर्स्ट ईयर में टॉट्स में प्रिंसिपल पढ़ा। डैमनम साइने इंजुरिया का प्रिंसिपल क्या था? डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, कि जहां भी कोई शख्स ये तो क्लेम करता है कि मेरा नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान किसी लीगल इंजरी की वजह से नहीं हुआ, तो फिर उस शख्स को उसके ऊपर कंपनसेशन नहीं मिलती। ये पॉइंट भी एग्जैक्टली उसी पे बेस करता है। अगर कोई शख्स कंपनसेशन क्लेम कर रहा है जी कि मेरा नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान उसको कोई लीगल इंजरी नहीं पहुंची, तो फिर उसको कंपनसेशन उसके हवाले से एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। या अगर एक्ट के अंदर सेक्शन 24 सब क्लॉज 3 के अंदर देखें तो उन्होंने जो वर्डिंग लिखी है वो ये लिखी है कि जहां पे कोई शख्स ऐसा नुकसान क्लेम करे कि जो नुकसान अगर किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट है, तो फिर उसको उसके लिए कंपनसेशन ना दी जाए, तो वहां पे गवर्नमेंट से भी वो कंपनसेशन लेने का अहल हकदार नहीं है। जैसे ये बात लिखी है, एनी डैमेज सस्टेन्ड बाय हिम व्हिच इफ कॉज्ड बाय द प्राइवेट पर्सन वुड नॉट रेंडर सच पर्सन लायबल टू अ सूट। ऐसा कोई भी नुकसान का क्लेम जो अगर आम शख्स के अगेंस्ट किया जाए तो उसके ऊपर कंपनसेशन ना मिले, डैमेजेस ना मिले, ऐसा कोई भी क्लेम अगर शख्स करेगा इस सारी सिचुएशन के अंदर, तो फिर उसको उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट या कंपनसेशन गवर्नमेंट से भी नहीं दिलवाई जाएगी। नंबर 4 पॉइंट जी, damage likely to be caused। डैमेज लाइकली टू बी कॉज्ड से मुराद क्या है? कि वो नुकसान जो कल को उस जमीन के ऊपर होने हैं। अब ऐसा कोई भी नुकसान जो कल को किसी जमीन पे होगा, आप आज इंटरेस्टेड पर्सन होने के हवाले से उसको क्लेम नहीं कर सकते। यानी जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो कहता है जी कि कल को ये जमीन के ऊपर खुदाई करेंगे, कल को ये जमीन के ऊपर ये नुकसान करेंगे, तो इसके लिए भी मुझे आज कंपनसेशन दी जाए। बोरिंग होगी जमीन के ऊपर, डिगिंग होगी जमीन के ऊपर, तो मुझे कंपनसेशन दी जाए। तो ऐसे किसी भी ग्राउंड के ऊपर जो कल को आफ्टर एक्विजिशन जो नुकसानात, जो डैमेज उस जमीन को पहुंचना है, उसके लिए इंटरेस्टेड पर्सन कंपनसेशन आज क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट नंबर 5, increase in the value of land। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लैंड, इससे मुराद क्या है जी कि कल ये जमीन, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इस जमीन के ऊपर शॉपिंग मॉल बन जाएगा, ये 5 लाख रुपया कनाल जमीन है, ये 5 लाख रुपया मरला हो जाएगी जब यहाँ पे शॉपिंग मॉल बन जाएगा, या जब यहाँ पे रोड बन जाएगी, या जब यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लग जाएगी। तो मुझे आज इसकी ज्यादा वैल्यू पे की जाए, क्योंकि कल को इसकी वैल्यू मजीद इनहैंस हो जानी है, मजीद बढ़ जानी है। तो ये ग्राउंड या जस्टिफिकेशन भी वैलिड ग्राउंड या जस्टिफिकेशन कंसिडर नहीं होगा। प्रिंसिपल वही है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज लेड डाउन इन सेक्शन 23। सेक्शन 23 ने बता दिए ग्राउंड्स। सेक्शन 24 में ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर लोग क्लेम कर सकते हैं, तो उनको पहले ही कैटर फॉर कर दिया कि अगर इसके ऊपर क्लेम आए भी तो इन चीजों को निगलेक्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर आगे किसी शख्स ने कहा जी कि कल को वैल्यू बढ़ जाएगी तो मुझे आज पैसे ज्यादा अदा किए जाएं, तो इस चीज को कोर्ट नेग्लेक्ट कर देगी। वो कल को जब वैल्यू बढ़ेगी वो किसी खास नेचर ऑफ वर्क के बाद बढ़ेगी। वो नेचर ऑफ वर्क या वो काम वहां पे वो गवर्नमेंट ने ही किया है जिसकी वजह से उस लैंड की मार्केट वैल्यू बढ़ गई।
उसकी इस वजह से उस शख्स का, इंटरेस्टेड पर्सन का उसके ऊपर क्लेम वैलिड क्लेम नहीं है। नेक्स्ट नंबर 6 जी, increase in the value of other land of interested person। इस चीज को भी गवर्नमेंट कोर्ट इग्नोर कर देगी। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अदर लैंड ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन, कि जो इंटरेस्टेड पर्सन है, अब अगर उसका कोई एक पीस ऑफ लैंड एक्वायर हो गया और कोई एक पीस ऑफ लैंड पीछे रह गया, अब जो पीस ऑफ लैंड एक्वायर हुआ वहां से रोड बन के गुजर गई, जो पीस ऑफ लैंड पीछे रह गया, दैट पीस ऑफ लैंड इज एडजेसेंट टू द रोड। तो पहले शायद उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपया हो मरला, अब उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए मरला हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट की वजह से अब उसकी उस लैंड की मार्केट वैल्यू एनहांस हो गई है, बढ़ गई है। तो ये जो मार्केट वैल्यू उसकी लैंड की बढ़ी है, इस चीज को भी जो कोर्ट है व्हाइल डिटरमिनिंग कंपनसेशन, कोर्ट विल नेग्लेक्ट इट, इग्नोर इट। क्यों? क्योंकि जो लैंड एक्वायर की गई उसके ऊपर जो कंपनसेशन बनती है उस शख्स को पे कर दी जाएगी। एडजस्ट नहीं कर सकते आप कि आप अब हमारे काम की वजह से, गवर्नमेंट के काम की वजह से जो दूसरा पीस ऑफ लैंड था उसकी मार्केट वैल्यू कल को बढ़ जाएगी या बढ़ गई है तो हम पैसे आज कम देंगे, ये एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। और इस चीज को, इस पॉइंट को इग्नोर कर देगी कोर्ट व्हाइल डिटरमिनिंग कंपनसेशन। ओके जी, लास्टली नंबर 7 इस साइड पे लिख रहा हूं, improvement made after notification। नंबर 7 जी, जो चीज कोर्ट ने इग्नोर करनी है, improvement made after notification। गवर्नमेंट ने प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी किया जी ये खास तारीख को, उस तारीख के बाद अगर उस जमीन के अंदर किसी भी तरह की कोई इंप्रूवमेंट की गई, उस जमीन को बेहतर किया गया किसी भी लिहाज से, तो उसके भी एक्स्ट्रा कंपनसेशन या पैसा इंटरेस्टेड पर्सन को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया जी 4/4/2019 को। 4/4/2019 को नोटिफिकेशन मिलने के बाद in the next month, which is month of May 2019 में उस शख्स ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, उस शख्स ने वहाँ पे 2 कमरे बना दिए, वहाँ पे 10 फलदार दरख्त लगा दिए, 2 कुएं निकाल दिए। अब ये सारे के सारे काम हुए आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो भी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गई उसके ऊपर अब उस शख्स को एक्स्ट्रा कंपनसेशन पे नहीं की जाएगी, उसकी वही अमाउंट बनेगी जो रियल पोजीशन थी उसकी लैंड की ओरिजिनली जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तब। ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं, इसके अंदर भी these are the matters which court will neglect while determining compensation। तो इसके साथ नेक्स्ट मेन हेडिंग लिखेंगे जी स्कोप। स्कोप क्या है जी इस सेक्शन का? स्कोप है इस सेक्शन का मैटर्स नॉट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। यानी ये सेक्शन हमें नेगेटिवली एक चीज बताता है
सेक्शन हमें नेगेटिवली ये बताता है कि इन चीज़ों को इग्नोर कर देना है कोर्ट ने जब भी कंपनसेशन अवार्ड करनी है। इन चीज़ों को कोर्ट ने कंसिडर नहीं करना एट द टाइम ऑफ अवार्डिंग कंपनसेशन। ओके जी, नेक्स्ट एक जजमेंट लिखते हैं, उसके पहले हेडिंग लिख लेते हैं। Determination of value. Citation है इसकी PLJ 1983 लाहौर ये कहते हैं जी वैल्यू ऑफ द लैंड हैज टू बी डिटरमाइंड इन ओपन मार्केट एट रेलेवेंट टाइम ऑन assumption that notification of acquisition did not exist। यानी इस जजमेंट के अंदर एक प्रिंसिपल बताया गया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड को कैसे असेस करना है। तो वैल्यू ऑफ लैंड आपने असेस करनी है ओपन मार्केट के अंदर, जो भी रेट चल रहा है ओपन मार्केट में और लोगों के सामने, और ये प्रिज्यूम नहीं करना व्हाइल डिटरमिनिंग दी मार्केट वैल्यू या वैल्यू ऑफ द लैंड कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है। यानी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की वजह से शायद वैल्यू कम हो जाए, शायद बढ़ जाए, हर दो चीज को आपने उसमें से एक्सक्लूड कर देना है। विदाउट प्रिज्यूमिंग द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट आपने उसकी वैल्यू ऑफ द लैंड की असेसमेंट करनी है ताकि फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड आपके पास आ सके। इसके बाद इस टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड कर देंगे जी हम। तो आज अभी हमने इस लेक्चर में दो टॉपिक्स किए। एक हमने, दोनों शॉर्ट टॉपिक्स हैं हमारे, जब इसको अटेम्प्ट करना है तो कोशिश कीजिए कि जो सेक्शन या सब सेक्शन जो हेडिंग्स लिख रहे हैं उनको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करें। एग्जांपल्स मैंने बोली दी हैं, कुछ लिखी दी हैं। एग्जांपल्स के साथ जब एक्सप्लेन करेंगे तो उससे टॉपिक का कंटेंट और मटेरियल बढ़ जाएगा। तो जो दो टॉपिक्स हमने किए जी, एक था matters to be considered while determining compensation और दूसरा था matters to be neglected while determining compensation। दोनों की साथ साथ बेसिक हेडिंग्स हैं, साथ वो मैटर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाएगा और साथ वो मैटर्स हैं जिनको कोर्ट निगलेक्ट करेगी while determining compensation। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आप इसको विजिट कर सकते हैं, अपने ईयर सेकेंड ईयर को क्लिक करें सिटी लॉ कॉलेज की वेबसाइट पे और अपने इस सब्जेक्ट को क्लिक करें और इसके हवाले से इस टॉपिक को सुनिए। इसके हवाले से जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके बने हुए हैं उनके अंदर, और वो क्यूरीज पे मैं इंशाल्लाह आपको असिस्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।